हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे घर पर ही ऑटिज़म में बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से उनके साथ डील किया जाए। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। बच्चों की कुछ बच्चे सिटिंग नहीं देते हैं, कुछ बच्चों को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ हैं, कुछ बच्चे बातें आपकी मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। इन सब चीज़ों पर हमें घर पर कैसे काम करना है और इसके साथ ही बच्चों को वो ज़रूरी थेरेपीज़ कैसे घर पर देनी है जो कि ऑटिज़म में आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे बच्चे बहुत स्पेशल हैं और उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और एक स्पेशल वे चाहिए उन्हें टीच करने के लिए। और आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी इस वीडियो में कि हमें किस तरह से घर पर बच्चों को ट्रेन करना है और किस तरह से हम वो ज़रूरी थेरेपिस्ट बच्चों को घर पर ही दे सकते हैं। हर एक थेरेपी का क्या फ़ायदा है और आपके बच्चे को कहाँ पर ज़रूरत है, ये आप जब ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जो थेरेपी है कि बच्चे जो बैठते नहीं हैं, बिल्कुल भी आपकी बात सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, एक उनके साथ सिंपल सा वे रहता है जिसे हम फ्लोर टाइम कहते हैं। फ्लोर टाइम में बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। अगर आप कुछ देर बच्चे को साथ लेकर बैठे हैं और बच्चे की पसंद के टॉयज़ लेकर बैठे हैं तो हम बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो बच्चों को सिखाने का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं। बच्चा जब आपके पास बैठा है तो आप उसे फ्लोर टाइम में अलग अलग चीज़ें दिखाइए, बबल्स दिखाइए, अलग अलग तरह के रिइंफोर्सर्स, उसके टॉयज़ को यूज़ कीजिए ताकि बच्चे आपको देखें। उन टॉयज़ को यूज़ करने का हमारा मकसद यही होना चाहिए कि बच्चे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों। अब हम उनसे, अगर आपका बच्चा वर्बल है तो उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है या ये क्या है, कौन से कलर का है, ये कुछ इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो बच्चे क्वेश्चंस की आंसर करना शुरू करते हैं। बच्चों के साथ में एक सोशल बॉन्डिंग आपकी बननी शुरू होती है जो अक्सर ऑटिज़म में कम होती है। ये फ्लोर टाइम सेशन है जो मैं बच्चे के साथ कर रही हूँ। इसमें मैंने उसकी पसंद की चीज़ें ली हैं, मैं उसे ब्लॉक दे रही हूँ एक एक करके और उसके साथ में वो कुछ बना रही है। ये एक अच्छा तरीका रहता है। इसके अलावा बच्चे को उसकी फेवरेट टॉयज़ दिखाना, कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ को यूज़ करना, उसे दिखाना कि किस तरह से ये चल रहा है, इसमें से आवाज़ आ रही है, देखो सुनते हैं। या फिर बच्चा अगर चीज़ों के अलग अलग पार्ट्स मैंने इसमें रखे हैं उसे जोड़ना ताकि बच्चा आपको बोले कि इससे क्या बना है। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं बच्चों के साथ कनेक्ट करने में, जब आप उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और उन्हें अलाउ करते हैं कि किस तरह से वो खेलें। दूसरी एक चीज़ होती है, अगर बच्चा नॉन वर्बल भी है तो आपको पॉइंट करके बता सकता है। आप टॉयज़ दिखाइए, उसे पूछिए कार कहाँ पर है या और कौन से टॉयज़ हैं जो आपको पसंद हैं, इसमें से उठाइए। इससे आप बच्चों के रिइंफोर्सर को भी ढूंढ रहे हैं कि बच्चे के लिए मोस्ट रिइंफोर्सिंग चीज़ कौन सी है। जो बच्चा पिक करता है टॉयज़ में से, समझ लीजिए बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद है। बच्चे कई बार चीज़ों को एक्सप्लोर करके भी सीखते हैं। ये पाइगेट की थ्योरी है साइकोलॉजी की कि बच्चे जो फर्स्ट स्टेज होती है बच्चों की वह एक्सप्लोरिंग होती है, जो कि ऑटिज़म में बच्चों में कम रहती है क्योंकि बच्चे बिहेवियर्स में जाना शुरू हो जाते हैं जब बच्चों को कोई चीज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को कार दे रहे हैं तो बच्चा इस तरह से उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं रादर दैन इस तरह से खेलना। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है चीज़ों को घुमा कर देखना, टेक्टाइल इनपुट लेना, चीज़ को अच्छे से देखना और उसे समझना कि इसमें क्या है। लेकिन ऑटिज़म में बच्चे ये चीज़ें नहीं देखते हैं, बच्चे सिर्फ उनको अलग तरीके से यूज़ करते हैं। हमें बच्चों को एक सही वे में उन चीज़ों को यूज़ करना सिखाना है, टॉयज़ को यूज़ करना सिखाना है ताकि बच्चे सही से उनमें प्ले स्किल्स को डेवलप किया जा सके। इस सेशन में मैंने उसको टॉय दिया है और टॉय को वो जानती है कि किस तरह से खेलना है। मैंने उसे पूछा कि कैसे खेलोगे तो उसने उसे नीचे पटक दिया। फिर मैंने उसे बताया है देखो इस तरह से खेलेंगे, तो उसने भी उस तरह से उसे घुमाना शुरू किया है। ऐसे अब बच्चों में प्ले स्किल्स को डेवलप करते हैं। इसे हम प्ले थेरेपी भी कहते हैं। प्ले थेरेपी में हम बच्चे के सामने बैठते हैं और देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है। अगर आपका बच्चा अगर इसको इस तरह से घुमा रहा है तो आप उसे पकड़ के लेंगे और उसे चलाकर बताएंगे कि देखो ये कार है और ये कार इस तरह से चलती है। बच्चे के साथ में आपका कनेक्शन, बच्चा आपको देखकर, अगर आप उसे मॉडलिंग करके बताते तो बच्चे भी आपको देखकर सीखते हैं। ये चीज़ें बच्चों के साथ में आपको कनेक्ट करती है। बच्चे सोशली आपसे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट्स, अटेंशन स्किल्स, रिस्पॉन्ड टू नेम, ये सब बेसिक स्किल्स हैं जिन पर आप प्ले थेरेपी में काम कर सकते हैं। बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में भी प्ले थेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें ना सिर्फ बच्चे खेलना सीखते हैं, चीज़ों को सही तरह से यूज़ करना, एक्सप्लोर करना सीखते हैं, बल्कि आपके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। मैं उसे एक एक करके टॉय दे रही हूँ, उसे ज्वाइन करने हैं और आंखों के पास ला कर दे रही हूँ। फ्लोर टाइम एक ऐसी थेरेपी है जो आप घर पर बहुत आसानी से बच्चों के साथ कर सकते हैं। आपको बच्चे को पानी पसंद है, पानी लीजिए। लाइट अप टॉयज़ पसंद है, लाइट अप टॉयज़ लीजिए।
घूमने वाली स्पिनट पसंद है वो चीज़ें लीजिए। तो आप इकट्ठी बहुत सी चीज़ें ऐसे लेकर बैठिए जो आपके बच्चे को पसंद है। पानी में कुछ चीज़ें आप एनिमल्स डाल दीजिए, उसको एनिमल वॉशिंग करवाना, ये सेंसरी एक्टिविटी है। तो इस तरह से हम बच्चों को अपने साथ में कनेक्ट करते हैं और बच्चे इसे इंजॉय करते हैं। मैंने देखा है बच्चों का ऑब्सेशन होता है, कुछ बच्चे फ्रूट्स, कुछ बच्चे एनिमल्स, कुछ बच्चे व्हीकल्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो हम उन चीज़ों को अगर लेंगे तो हमारा बच्चों के साथ कनेक्शन बहुत ईजिली बन पाता है। ये चीज़ें बच्चों को एक अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर सिखाना, उनमें प्ले स्किल्स को डेवलप करना प्ले थेरेपी का रोल होता है, जिसे हम ईजिली बच्चों के साथ घर पर कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें लगता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चों को करवा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। इसे किस तरह से घर पर करवाया जाए और किस तरह से बच्चों के उन इसेंशियल स्किल्स पर काम कर सकते हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं। हमें बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने के लिए पहले हमें अपने बच्चे के एरियाज़, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम सबसे पहले जो चीज़ करते हैं वो बच्चों के लाइफ स्किल्स को ध्यान में रखते हैं कि बच्चा अपने लाइफ स्किल्स, जिसे हम कहते हैं कि टॉयलेट ट्रेंड होना, या फिर बच्चा ड्रेसिंग करे, बेदिंग करना, ब्रशिंग करना, हैंड वॉशिंग करना, ये सब चीज़ें, फेस वॉशिंग, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं। कॉम करना हेयर को, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम रोज़, हमारे बच्चे रोज़ करते हैं इस एक्टिविटी को। और हम अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे को कॉम पकड़ने में प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे की कॉम को पकड़ने पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले उसे कॉम दे नहीं देंगे कि वो कॉम करके हमें दिखाए या वो कॉम करे। ज़रूरी होता है कि हर स्किल को ब्रेक करके उसे सही तरीके से सिखाया जाना, स्टेप बाय स्टेप सिखाना, ताकि बच्चे उससे सीख पाएँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फाइन मोटर को भी टारगेट किया जाता है। अगर आपके बच्चे छोटी चीज़ों को नहीं पकड़ सकते हैं, पेंसिल को होल्ड करने में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे चीज़ों को पकड़कर छोड़ते नहीं हैं, या फिर बच्चे पकड़ना नहीं चाहते हैं किसी चीज़ को, ये अलग अलग इश्यूज़ होते हैं बच्चों में जो हमें, जिन पर काम करना है। हमारे बच्चे के जो भी इश्यूज़ हैं हमें वो असेस करने हैं। बच्चे के सामने चीज़ें रखिए, छोटी चीज़ें उठवाइए, बड़ी चीज़ें उठवाइए, देखिए आपके बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। ब्लॉक को स्टैक करना, उसके हैंड मैनिपुलेशन कितना है, उसका मोटर सेपरेशन कितना है, ये सब चीज़ें हमें बच्चे की देखनी ज़रूरी है कि बच्चा पेंसिल को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो वो किस तरह से पेंसिल को पकड़ रहा है। इसके रिगार्डिंग बहुत से वीडियोस मैंने शेयर किए हैं जिससे आप घर पर ही बच्चों को असेस कर सकते हैं, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को, और उन पर काम कर सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप घर पर उन्हें बहुत सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। सीजर से क्ले को कट करना, या नाइफ से कट करना, या फिर सैंड में कुछ चीज़ें छुपा देना, उसे निकालने के लिए बोलना, या फिर पेपर को टीयर करना, क्रम्बल करना, छोटी छोटी चीज़ों को किसी कंटेनर में डालना, कॉइन्स को डालना। इससे आप बच्चों में वो बेसिक फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं जो उन्हें लिखने के में मदद करते हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, जो बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों में सही से चलने में, उनके बैलेंस, उनके कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठकर कपड़े पहनते हैं, खड़े होकर वो कपड़े नहीं पहन सकते हैं, कि बच्चे एक टांग पर खड़े नहीं हो सकते हैं। हॉपिंग, अगर मैं बात करूँ हॉपिंग की, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। सिंपली अगर उन्हें एक लेग पर खड़ा होने के लिए बोला जाए तो नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा स्टेयर्स को क्लाइंब करना, या फिर सीधी लाइन पर चलना, या फिर 8 फिगर पे चलना, अलग अलग पैटर्न के ऊपर चलना, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन होना, ये सब चीज़ों पर हम काम करते हैं जब बच्चों में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बच्चों को बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे हम बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ उनके कंसंट्रेशन और उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम कर सकते हैं। उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिससे हम बच्चों के मोटर स्किल्स पर काम कर सकें, ग्रॉस मोटर स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। इसके साथ ही अगर बच्चे हाइपर हैं तो उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर इनपुट मिले, और साथ ही बच्चों में एनर्जी लेवल को बैलेंस किया जा सके। साथ ही विजुअल स्किल्स पर उनमें रीडिंग राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना ही ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चों को आगे चलकर इस काम में कोई मुश्किल ना हो। बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है बच्चों को कुछ एकेडमिक बेस्ड एक्टिविटीज़ देना, जैसे कि इसमें बच्चे को ऑर्डर में लेटर्स को लिखकर लिखना है। इसके अलावा बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनके विजुअल परसेप्शन पर काम करना, और साथ ही उनके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ देना। इसके अलावा बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन को डेवलप करना, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स बच्चे में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमारा एक नेचुरल बॉन्डिंग बन जाता है बच्चों के साथ में। तो अगर हम रोज़ बच्चे को लेकर 5 से 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे हम ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो बच्चे हमारे साथ बैठना खुद चाहते हैं। एक उनका रूटीन बन जाता है, एक आदत बन जाती है कि जब हम किसी चीज़ पर लगातार वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हैं, तो बच्चों में वो बिहेवियर हम डेवलप कर पाते हैं। बस हमें लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चे चीज़ों पर फोकस करना सीखते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं,
बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है बच्चों को डिफरेंट चीज़ों के रिलेशन के बारे में बताना, और ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके साथ ही बच्चों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाना ताकि बच्चे लैंग्वेज को सही से समझ पाएँ। दूसरे बच्चों के साथ में किस तरह से खेलना है वो चीज़ें सीखते हैं, और सेल्फ रेगुलेट करना जिसे हम कहते हैं कि बच्चे बहुत इम्पल्सिव होते हैं जिस वजह से कई बार बच्चे बहुत हाइपर भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हम बच्चों के सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स पर काम कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ में। ऑटिज़म में बच्चों में अधिकतर अग्रेशन के बहुत इश्यूज़ होते हैं। उनकी कुछ वजह होती हैं जिसकी वजह से बच्चे इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को अपने इमोशंस को किस तरह से रेगुलेट करना है उसे सिखाना भी ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी बच्चों के लिए ऑटिज़म में बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पीच थेरेपी एक नॉर्मल वे में अगर हम करते हैं तो बच्चों के हम लैंग्वेज स्किल्स पर काम नहीं करते, हम सिर्फ बच्चे के वर्बल स्किल्स पर, उसके एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पर काम करते हैं। जबकि हमें साथ में रिसेप्टिव को भी लेना है, दोनों लैंग्वेज को लेना है, क्योंकि बच्चों को दोनों ही लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी है। आपका बच्चा चाहे वर्बल है या नॉन वर्बल है, अगर आप बच्चे को रिसेप्टिव लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ आपको बहुत हेल्प करती हैं। लैंग्वेज में बच्चों को सोशल बेसिक जो स्किल्स होते हैं बच्चों के वो अंडर डेवलप्ड रहते हैं, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट या फिर जॉइंट अटेंशन का कम होना। बच्चों को जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशन की समझ नहीं आती है, बच्चे टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो इन चीज़ों पर काम करना। इसके अलावा बच्चों को अगर बोलने को लेकर प्रॉब्लम है, बच्चे में क्लैरिटी नहीं है स्पीच की, बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग उसे स्पीच थेरेपी देने की ज़रूरत है। बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना जो कि उनकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं बहुत ज़रूरी है उनमें लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए। बच्चों को एकोलेलिया के इश्यूज हो सकते हैं जिसे हम रेपिटेशन कहते हैं, या इसे वर्बल स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है। किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते रहना, मुंह से अलग अलग आवाज़ें निकालते रहना, इसकी वजह सेंसरी भी हो सकती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चों में रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स का कम होना। बच्चों में उतनी समझ नहीं आ पाती है। स्पीच हम बच्चों में डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स कम रह जाते हैं तो वो ये एक जो गैप रह जाता है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव में, उस गैप की वजह से बच्चों में वर्बल स्ट्रीमिंग या फिर एकोलेलिया के इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत है बच्चे के साथ लेस वर्बल होने की, और उनमें वो अंडरस्टैंडिंग, उनमें वो रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करने की जो उनके लिए ज़रूरी है। बच्चे में ग्रामर स्किल्स को डेवलप करना ताकि बच्चों को कल एक्सप्रेसिव में प्रॉब्लम ना हो, बच्चे चीज़ों को समझ पाएँ, WH क्वेश्चंस को समझ पाएँ, येस नो का मतलब उन्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चलकर बच्चों को कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि बच्चे की थिंकिंग और रीजनिंग पर काम करना। बच्चों को विजुअल्स के साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा किसी चीज़ के बारे में कितना जानता है। उसके रिगार्डिंग आप उसे क्वेश्चन कीजिए और उससे पूछिए कि वो कितना आंसर कर पाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है कंसंट्रेशन, जिस पर हम ABA थेरेपी में या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काम कर सकते हैं। बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जो उनके लिए इंटरेस्टिंग है और जिसमें बच्चे ध्यान लगा पाएँ। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो स्पीच थेरेपी में हम बच्चों को पैक्स के साथ में अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ऐसे में बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक टॉकर्स दिए जा सकते हैं। पहले तो हम बच्चे की स्पीच पर काम करेंगे। अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि अबाउट 49% बच्चे जो होते हैं वो ऑटिज़म में नॉन वर्बल होते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, अगर बोल भी पाते हैं तो वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हम बच्चों को कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चे इरिटेट ना हो, क्योंकि बोलना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत होती है बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिज़म में अक्सर बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स लैक रहते हैं। बच्चे नहीं जानते हैं कि मुझे कैसे किसी की बात सुननी है, क्या आंसर करना है। इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉन वर्बल ही कैन कम्युनिकेट। ये मत सोचिए कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो वो कभी बात नहीं कर पाएगा आपसे। मैं अपने बेटे से अक्सर बात करती हूँ, ही इज़ नॉन वर्बल, वो कुछ एक वर्ड्स पर है, उसे अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच है, लेकिन वो मुझसे काफ़ी बातें बता देता है, सही आंसर करता है। इसका मतलब होता है कि आपका बच्चा आपकी बातों को समझ रहा है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो बिलीव मी कभी भी आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं पाएंगे कि बच्चा आपका कितना अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ में आपका बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो सके, आपसे अपनी बातें कह सके, क्योंकि कम्युनिकेशन का लैक होना जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात मैंने ऑब्ज़र्व की है और ये बातें उन लोगों ने, उन बच्चों ने शेयर की हैं जो बुक मेरे पास एक आई है, और मैं उस बुक में जो एक्सपीरियंस बच्चों के हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं, जो नॉन वर्बल बच्चे हैं,
उन बच्चों के दिल की आवाज़ मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, आपके साथ में मैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करती रहूंगी और आप, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे बच्चे क्या सोचते हैं ऑटिज़म के बारे में या उनकी क्या मेन डिफ़िकल्टीज़ हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जो दिल की आवाज़ जो होगा वो स्पेशली उन बच्चों पर बेस्ड होगा जो बच्चे जिन्हें ऑटिज़म है, जो नॉन वर्बल हैं और जो अपनी बातें लिखकर हमें बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से सिचुएशन में क्या फ़ील होता है, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से समझ पाएँ। उसे शेयर करने का मतलब यही है कि हम उसकी दिल की बात को समझ पाएँ, क्योंकि हमारे बच्चों को एक्सप्रेस करने में मुश्किल है। इस वजह से अगर बच्चे अपनी बात को टाइप करके लिख कर बता रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम दूसरे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को देखकर समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे डिफरेंट सिचुएशन में कैसा फील करते होंगे और ऐसे में हम अपने बच्चों को बेटर समझ सकते हैं। अब एक चीज़ है कि आप बच्चे की जो एक थेरेपी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी होगी लास्ट में जो मैं बताने जा रही हूँ, वो है ABA थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर का मतलब है कि बच्चे को नए स्किल सिखा रहे हैं और उनमें जो गलत बिहेवियर्स हैं उनको आप, जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे अपने आप से स्किल नहीं सीखते हैं। अगर मैंने कहा कि दे दो, तो बच्चे शायद दे दो का मीनिंग नहीं जानता है, तो मुझसे हाथ ऐसे करके मांगेंगे दे दो, उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ में रखवाएंगे दे दो, तो वो समझेगा कि दे दो का मतलब ये है। तो ये चीज़ें बच्चे दे दो समझना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे ये भी समझ जाते हैं कि मुझे मांगना कैसे है। ये चीज़ें आप सोशल जो ये स्किल्स हैं हम बच्चे को ABA के साथ सिखा सकते हैं। उन्हें मांगना, उन्हें कम्युनिकेट करना, उनके लैंग्वेज स्पीच पर काम करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उनके कंसंट्रेशन पर काम करना, उनके बिहेवियर इश्यूज़ को डील करना, ये सब चीज़ें हम बच्चों को ABA थेरेपी के में सिखा सकते हैं। ABA थेरेपी की 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है DTT यानी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, जिसमें कि हम एक टास्क को ब्रेक करके देते हैं। जैसे कि आपने बच्चे को हैंड वॉशिंग सिखानी है तो पहले हम बच्चे को टैप खोलना सिखाएंगे कि पहले बच्चे को टैप खोलनी आनी चाहिए, उसके बाद हैंड्स को वेट करना है। ये चीज़ें हमें एक एक करके सिखानी है। हम सभी स्किल्स एक साथ नहीं सिखाएंगे कि टैप को भी ऑन कर रहा है बच्चा, हैंड वाइप कर रहा है, फिर वो सोप ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसे हम ब्रेक करके सिखाएंगे। अगेन आके बच्चे के लेवल पर डिपेंड। अगर आपका बच्चा माइल्ड है तो बच्चा बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाएगा, वो शायद 2-3 स्टेप्स इकट्ठे कर ले। लेकिन अगर मॉडरेट कैटेगरी में है आपका बच्चा या सीवियर में है तो उसे वक्त लग सकता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है उसे हम अर्ली इंटरवेंशन भी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर 5 साल से अंडर 5 ईयर्स बच्चों के साथ में हम करते हैं। वैसे तो ये एज 8 ईयर्स तक मैं मानती हूँ कि 8 ईयर्स तक बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होती है। ऐसे में अर्ली इंटरवेंशन के साथ में बच्चों को वो फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे ज़रूरी चीज़ें सीख पाए, क्योंकि इस टाइम पर जब जो बच्चे चीज़ें आपकी सीख जाते हैं वो बहुत ही उसके लिए आगे लाइफ में बहुत काम आती। इस टाइम पीरियड पर अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है तो वो रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है। ज़रूरी है कि हम बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन फैसिलिटीज़ दें, घर पर ही उसे वो चीज़ें सिखाएं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, जो शायद वह किसी स्कूल में जाकर नहीं सीख पाएगा। इसके अलावा PVT, इसमें हम बच्चों को सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सिखाते हैं कि बच्चे को अपने आप को किस तरह से, क्योंकि कुछ बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, उन चीज़ों पर काम करना, उन्हें सोशल सिचुएशंस के लिए अलग अलग सिचुएशन में उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है या किस तरह से बिहेव करना है, इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट होता है जो VBI यानी कि वर्बल बिहेवियर इंटरवेंशन, जिसमें हम बच्चों के वर्बल स्किल्स पर काम करते हैं, उससे इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अगर आपका बच्चा बोलता है तो उसे किस तरह से लैंग्वेज को सही तरह से यूज़ करना है, वर्ड्स को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि वो वर्ड्स बोलता तो है लेकिन वर्ड्स को सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा है, कि किस तरह से उसे कम्युनिकेट करना है। ये सभी थेरेपीज़, ये वो चीज़ें हैं, ये वो ट्रीटमेंट है जो ऑटिज़म में अक्सर सजेस्ट किया जाता है, और ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो अगर हम बच्चों के साथ घर पर करते हैं तो बच्चों में डेफिनेटली आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप 6 महीने, अगर आप 6 मंथ्स तक ये थेरेपीज़ घर पर ही फॉलो करते हैं, जी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और उस तरह से करते हैं, डेफिनेटली आप बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों को घर पर ही ट्रीट करने में।